नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी की बड़ी खबर, राजनीतिक खबर सामने आ रही है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आज, और वहीं आपको बता दें आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और वहीं आपको बता दें 7 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं और 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर संजय निषाद, जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी कैबिनेट का आज विस्तार होना है और बेबी रानी मौर्य भी मंत्री बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी कैबिनेट का आज विस्तार होना है और इस विस्तार में करीब 6 से 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और वहीं आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। और वहीं यूपी में करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज शाम को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। और वहीं बताया जा रहा है कि 6 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं और मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के नाम की घोषणा भी जल्द हो सकती है। दरअसल 4 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। ये लंबे समय से प्रतीक्षित था। और वहीं आपको बता दें कि अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के नाम को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 8 जुलाई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी को खास तवज्जो दी गई थी, जिसमें जातीय गणित पर साधने का प्रयास किया गया था। और यूपी से बनाए गए 7 नए मंत्रियों में 4 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण समाज के थे। और वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के मंत्रिमंडल में भी पूरा ध्यान जातीय गणित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वहीं भवानीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार ने अपना प्रियंका टिब्रेवाल ने अन्य नेताओं के साथ शनिवार को दक्षिण कोलकाता के हजारा कोर्ट में एक विरोध रैली का आयोजन किया। और जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनाव प्रचार के दौरान मृत भाजपा नेता मानस साहा की तुलना मरे हुए कुत्ते से की। शुक्रवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के 71वें वार्ड में जनता को संबोधित करते हुए बनर्जी ने टिप्पणी की, जब मैं कल एक बैठक के लिए गया था, मैंने सुना है कि वो एक शव के साथ मेरे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और आपके पास है मेरे आवास के सामने ऐसा करना का दुस्साहस। उन्होंने बीजेपी की राज्य की इकाई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैं आपके घर एक मरा हुआ कुत्ता भेज दूं तो क्या होगा और ये कैसे होगा? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास आवश्यक मशीनरी है और एक सड़े हुए कुत्ते को आपके घर के बाहर डंप करने में 1 सेकंड का समय लगेगा और आप 10 दिनों तक खा नहीं पाएंगे। और इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, लोकसभा सदस्य अर्जुन सिंह और ज्योतिर्मय सिंह महतो और तिब्रेवाल पर कालीघाट पुलिस थाने ने लोक सेवकों को ड्यूटी करने से रोकने के लिए गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, दंगा करने और आपराधिक बल के इस्तेमाल के लिए मामला दर्ज किया था। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन संयुक्त राष्ट्र में महासभा को संबोधित किया। और पीएम मोदी के संबोधन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां देश को गौरवान्वित करने वाला बताया, और वहीं कांग्रेस नेता भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 28,326 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 260 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। और वहीं 24 घंटे में 26,032 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए। और वहीं यानी कि 2034 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। और वहीं केरल में शनिवार को कोविड-19 के 16,671 नए मामले सामने आए और वहीं 120 लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,13,964 हो गई और मृतकों की संख्या केवल केरल में 24,248 पर पहुंच गई। और वहीं एर्नाकुलम जिले में संक्रमण के सबसे ज़्यादा 2,500 नए मामले सामने आए और इसी बीच
शनिवार को राज्य में 14,242 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिसके बाद कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 44,23,772 हो गई और कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,36,52,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,46,918 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि अब तक 3,29,02,000 लोग ठीक भी हुए और देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख और कुल 3,03,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान गुलाब के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ने की चेतावनी दी गई है और इन दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इन दिनों राज्यों के कई जिलों में अगले 3 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है और इसे लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है और उड़ीसा में ODRF की टीमें भेजी गई है और साथ ही NDRF की टीमों को भी भेजा गया है और वहीं NDRF ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में 18 टीमों को तैनात किया गया है और सरकार ने बचाव दलों को संवेदनशील इलाकों में भेजा और अधिकारियों से निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने को कहा है और वहीं उड़ीसा आपदा त्वरित कार्य बल के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को 7 जिलों में भेजा गया है। राजधानी दिल्ली में 6 जिलों की कमान महिला IPS के हाथों में होगी और वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस में करीब 30 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया और इसमें स्पेशल कमिश्नर से लेकर DCP और एडिशनल DCP रैंक के अधिकारी शामिल थे। जो नया आदेश आया है उसके मुताबिक दिल्ली में 15 जिलों में से 6 जिलों की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। दरअसल पहले से ही दिल्ली पुलिस के 3 जिलों की कमान महिलाओं के हाथों में थी और शनिवार को जब नई सूची आई तो 3 और जिलों की कमान महिला अधिकारियों को दे दी गई है और जिन 3 नई महिलाएं अधिकारियों को जिले की कमान सौंपी गई है उसमें सेंट्रल दिल्ली की DCP जसमीत सिंह की जगह IPS श्वेता चौहान को लगाया गया, जबकि सिक्योरिटी से IPS विनीता मैरी को साउथ जिले की कमान सौंपी गई और इसके अलावा साउथ ईस्ट जिले से RP मीणा की जगह ईशा पांडे को लगाया गया और वहीं इससे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जिले की कमान उषा रंगनानी के हाथ में थी और वेस्ट जिले की कमान उर्विजा गोयल संभाल रही थी और ईस्ट दिल्ली जिला प्रियंका कश्यप के पास था। और वहीं आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में स्पेशल सेल में 3 DCP है, लेकिन अब इस तबादले के बाद सेल में 6 DCP होंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लगातार बढ़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी को रोकने के लिए ये कदम भी उठाया गया और साइबर सेल के DCP अनिश रॉय CP सचिवालय में DCP 1 होंगे और वहीं उनकी जगह DCP KPS मल्होत्रा को साइबर सेल की कमान दी गई है। केरल इस समय कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है और वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के चलते केरल सरकार ने यहां कोविड-19 की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और बार में उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त होगी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे और साथ ही राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नियम इन पर लागू नहीं होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार 50% की क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान इन जगहों पर AC चलाने की इजाज़त नहीं होगी और वेंटिलेशन के लिए खिड़की, दरवाजे खुले रखना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा राज्य में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि यहां आने के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। और वहीं आपको बता दें कि केरल में शनिवार को लगभग 91% आबादी को कोविड वैक्सीन की कम से कम
एक डोज लगाई जा चुकी है और राज्य सरकार ने इससे पहले वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाए बिना या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और इस आदेश को अब वापस ले लिया गया है। साथ ही सरकार पहले ही राज्य में स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर पिछले हफ्ते ऐलान कर चुकी है और यहां 1 नवंबर से दोबारा स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। केरल में शनिवार को कोविड के 16,671 नए मामले सामने आए, जबकि 120 लोगों की मौत हुई है और पिछले हफ्ते देश में सामने आए कुल केस में से 62.73% केरल में दर्ज किए गए और वहीं 33 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है और ये 33 जिले केरल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है और इनमें से सबसे ज़्यादा जिले केरल में हैं और कोविड के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस भी इस समय केरल से ही हैं और केरल में 1,61,596 एक्टिव केस हैं, जो कि कुल एक्टिव केसों का 53% है।